नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाणी आपके साथ हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। खराब स्वास्थ्य के चलते कई दिन से हम ये कार्यक्रम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अचानक एक ऐसी गमगीन खबर सामने आई, इतनी दुख भरी खबर सामने आई कि जहां सामने आना ज़रूरी था। और एक शेर मुझे याद आ रहा है कि उसूलों पर जब आँच आ जाए तो टकराना ज़रूरी है, और ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। शायद वसीम बरेलवी साहब का ये शेर है। और हालांकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैं हाज़िर हुआ हूँ उन तमाम बहनों भाइयों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो पहलगाँव में खुशियाँ मनाने गए थे और ताबूत में लौटे हैं। ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है, और इस घटना को मैं बड़ा शर्मसार वाली निगाहों से देखते हुए पाकिस्तान को धिक्कारता हूँ। पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनको धिक्कारता हूँ। साथ ही मैं एक दूसरी बात बोलना चाहता हूँ पूरे देश से और पूरी जिम्मेदारी से। मैं इस घटना को पुलवामा 2 की संज्ञा देना चाहूँगा। जी हाँ, पुलवामा 2। 6 साल बीत जाने के बावजूद आज तक पता ही नहीं चल पाया है कि ये घटना किसने कराई, क्यों कराई, किस लिए कराई, इसका दोषी कौन है। आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आ पाई, जिसमें हमारे करीब 44 जवान शहीद हो गए। यही सरकार थी नरेंद्र मोदी की सरकार, और मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं कि नाकारा, निकम्मी और जुमलेबाज सरकार, और अब भी वही सरकार है। सवाल पहलगांव का करते हैं, और पहलगांव में जो कुछ हुआ दोपहर के 3 बजे के बाद अचानक कुछ लोग आते हैं, और मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि इसी महीने 8 अप्रैल को अमित शाह वहाँ की सिक्योरिटी का जायज़ा लेने जाते हैं। और जब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू पर बातचीत चल रही थी तो जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उनको उस मीटिंग से बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद ये जो निर्णय लिया गया, इस अहम, बहुत ही संवेदनशील पॉइंट से, जहां एक समय में करीब 2 से 3 हज़ार या 4 हज़ार सैलानी घूमने के लिए जाते हैं, और ये जो स्पॉट है, ये जो जगह है, ये पहलगांव से भी पैदल का रास्ता है, लगभग कोई 5 किलोमीटर का, या खच्चर वगैरह से लोग जाते हैं वहाँ पर कोई कार, बस या कोई ऐसा मोटर वाहन नहीं जा सकता। वहाँ लोग जाते हैं, और निस्संदेह ये जो जगह है, इसको भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। वहाँ लोग घूमने गए हुए थे। किसी की 6 दिन पहले शादी हुई थी, कोई अपने फैमिली के साथ गया हुआ था, कोई अपने बच्चों को घुमाने के लिए, उनको सैर कराने के लिए गया था, कोई अपनी हनीमून के लिए वहाँ पे गया हुआ था। और अचानक सेना की वर्दी में, जो बताया जा रहा है, 4 या 5 लोग आते हैं और नाम पूछकर गोली मार देते हैं। मैं सभी मरने वाले 28 लोगों का नाम आया है अभी तक, उन सबको श्रद्धांजलि देता हूँ वर्ल्ड हेडलाइन की ओर से। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे मालिक, उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये अगम दुख सहने की क्षमता दे, ताकि वो इस दुख को सहन कर सकें। साथ ही देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि इस हमले को गौर करने की ज़रूरत है। इस हमले से किसको फ़ायदा हो सकता है? इस हमले से किसी ने ऐसा तो नहीं है कि देश का ध्यान मोड़ने की कोशिश की हो। इस हमले से हमको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ लोगों को शायद अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका भी मिल सकता है, और इस हमले से करीब 1.25 करोड़ की आबादी, जो कश्मीरियों की आबादी है,
उनसे रोजी रोटी भी छिन सकती है। आप सभी लोग जानते हैं कि कश्मीर में जो मूल रूप से एक व्यवसाय है वो टूरिज़्म व्यवसाय है। पूरे देश भर से लोग यहाँ घूमने जाते हैं, सैलानी घूमने जाते हैं। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कौन अपने पेट पर लात मारना चाहेगा। दूसरा, जिस तरह का ये हमला हुआ है ये भी अपने आप में कई सवाल खड़े कर देता है। नाम पूछना और फिर गोली मार देना, क्योंकि ये अहम इसलिए हो जाता है कि पूरे देश भर में नाम पूछकर पिटाई करना, नाम पूछकर गोली चला देना, नाम पूछकर उनको मौत के घाट उतार देना, टोपी देखकर पहचानना, पंचर देख के पहचानना, एक सिलसिला चल रहा है हमारे देश में बहुत समय से। और अब तो कुछ बरबंड नेता, मैं सीधे सीधे आज की लाइव में इस बात को नहीं करना चाहता, लेकिन इतने बरबंड हो चुके हैं कि वो देश के सीजीआई पर ऐसे ओछे बयान दे देते हैं जो उनको एक दिन जेल भेज देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कल, आने वाले कल में हम इस पूरे घटनाक्रम को बहुत गंभीरता से उठाना शुरू करते हैं और इसकी एक एक परत को खोलेंगे और पहुंचने की कोशिश करेंगे वहां तक जहां तक स्थिति आईने की तरह साफ हो सके। यहाँ मैं ये बात अपने दर्शकों से ज़रूर कहना चाहता हूँ कि गौर करने लायक बात यह है कि जब मुंबई पर हमला होता है, जो लोग समुद्र के रास्ते से आते हैं, कसाब का नाम आपने सुना ही होगा, तब भारतीय जनता पार्टी इस्तीफ़ा मांगती है। लेकिन उसके बाद जब एक घटना होती है और राजनाथ सिंह साहब से कहा जाता है कि क्या आप भी इस्तीफ़ा मांग दोगे, तो सवाल ये पैदा होता है कि हम इस्तीफ़ा देते नहीं। क्या इस घटना पर नरेंद्र मोदी इस्तीफ़ा देंगे? इतनी शर्म बाकी है नरेंद्र मोदी में? क्या इस घटना पर अमित शाह, जिनके अंडर में, जिनके अधीन पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था है, गृह मंत्री हैं, तमाम देश के जो अर्धसैनिक बल हैं वो उन्हीं के अंडर में है। और यहाँ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 8 अप्रैल को और उससे कुछ पहले, ये तो सेना का मामला है, सेना को इस पहलगाम वाले पॉइंट से हटा लिया गया और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस, साथ ही सीआरपीएफ को तैनात कर दिया गया। और मज़े की बात यह है, और मज़ा मैं गलत बोल गया, दुख की बात यह है, शर्म की बात यह है, बेशर्मी की बात यह है कि जिस समय यह हमला हुआ, इस पॉइंट पर, इस जगह पर 2 से 2,500 सैलानी मौजूद थे, लेकिन एक भी सिपाही मौजूद नहीं था, सीआरपीएफ का भी कोई जवान मौजूद नहीं था। और जो आतंकी आए थे वो सेना की वर्दी में आए थे। सवाल बहुत सारे हैं मेरे दोस्तों। कहीं हमारे देश पर शासन करने वाले लोग हमारे ही देश की जनता को तबाह तो नहीं कर रहे? विचारणीय प्रश्न ये है कि अब से पहले ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है जिसमें कश्मीरियों की आर्थिक स्थिति पे कोई चोट हो। और ये जो हमला है, जो सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया गया है, बेकसूर निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, ये ऐसा पहला आतंकी हमला है जिसने कश्मीर की रोटी और रोजी के लिए संकट खड़ा कर दिया है। बड़ी मुश्किल से कश्मीर के प्रति लोगों का रुझान होना शुरू हुआ था, एक विश्वास बढ़ रहा था, और इस बात से पूरे देश के साथ साथ कश्मीर में भी शोक की लहर है। कई मस्जिदों से ऐलान हुआ है, मस्जिदों में सैलानियों के लिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं और खोल दी गई हैं, और ऐसा बंद भी कभी नहीं देखा गया जैसा कि आज, जबकि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक्त भी कश्मीर में पूरा बाज़ार, पूरी मार्केट, हर संसाधन बंद है। और कश्मीरी कह रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई।
एक बार श्रद्धांजलि देता हूं उन सभी दिवंगत आत्माओं को, और हम इस घटना की परत दर परत खोलेंगे। चूँकि ये देश संविधान से चलता है और इसमें लुटेरों की कोई जगह नहीं है, और अब अगर लुटेरे संविधान का फ़ायदा उठाकर सदन तक पहुंच गए हैं तो अब वक्त आ गया है अपनी न्यायपालिका को बचाने का, वक्त आ गया है अपनी कार्यपालिका को बचाने का, वक्त आ गया है विधायिका में घुसे हुए गुंडों को बाहर निकालने का, गिरबान पकड़कर खदेड़ने का, और वक्त आ गया है विधायिका में बैठे हुए गुंडों को उनकी असली जगह, जी हाँ, जेल में पहुंचाने का। और वक्त आ गया है मीडिया को फिर से मीडिया बनाने का। ये जो कुछ मीडिया, गोदी मीडिया, डॉगी मीडिया बन गई है, ये भी देशद्रोही है। हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा, और देश की जनता से मैं हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूँ कि ये हिंदुस्तान अगर अब भी आप बैठे रहे, सोते रहे, तो फिर इस हिंदुस्तान को कोई नहीं बचा सकता। आप ही को न्यायपालिका बचानी है, आप ही को कार्यपालिका बचानी है, आप ही को पत्रकारिता बचानी है, और आप ही को विधायिका बचानी है। पुनः ईश्वर से प्रार्थना है कि पहलगांव में शहीद हुए, दिवंगत हुए सभी आत्माओं को ईश्वर शांति दे, अपने धाम में स्थान दे, और इस पूरे देश को एक नई शक्ति दे, ताकि हमें इन राक्षसों से मुक्ति मिले, इन राक्षसों से हमारी रक्षा हो सके, फिर से देश फूले फले और भारत में भारत सरकार बने। किसी गुंडे, लुच्चे, लफंगे, जुमलेबाज की नहीं, किसी तड़ीपार की नहीं, हुकूमत भारत माता की होनी चाहिए। संविधान से देश चलना चाहिए, और नागरिक इस देश का असली मालिक होना चाहिए, जो कि है भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। कल से फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, और हर रोज़ एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।